नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF होंगे वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी कड़ी में हमने चर्चा की थी क्लास 10th के मैथ की, और फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 9th के मैथ की। और क्लास 9th में हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर चुके थे, और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 और इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो जो है वो अगर आपको देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि भी संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कैसे किया जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हैं उनमें से सारे के सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे भी संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में। √2 है क्या, तो आप कहोगे सर √2 आपकी क्या है, एक √2 जो है आपकी एक, कल हमने बताया भी था, √2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक, √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे √2 का स्थान निर्धारण कैसे करेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, देखो भाई, आप क्या जानते हो भाई, आप संख्या रेखा के बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक, ये आपकी संख्या रेखा हो गई भाई। संख्या रेखा क्यों हो गई भाई, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पे हमने लिख दिया -1, यहाँ पे आपने लिख दिया -2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। फिर आप यहाँ पे 1 लिख दोगे, यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, आप यहाँ पे 3 लिख दोगे। ठीक है, मैंने कहा भी ये जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप कहोगे भी संख्या रेखा बोल सकते हैं, और तो और इसे हम वास्तविक संख्या रेखा बोल सकते हैं, क्योंकि हम इस संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा, ये जो वास्तविक संख्या रेखा है ना, ये जो वास्तविक संख्या रेखा है, ये क्या है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। मैंने कहा जो वास्तविक संख्या रेखा है ना, इस पर ये छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु होते हैं, और ये बहुत सारे इस तरह के बिंदुओं से मिलकर बनी होती है ये। ठीक है, और जो हर एक बिंदु है, अगर हम बात करें इसकी चर्चा करें कि भाई इन बिंदुओं की चर्चा करें, इस पर क्या होता है, हर एक बिंदु किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित कर रही हो सकती है। ठीक है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय। जैसे अगर हमने कहा 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पहले भी कल भी बताई गई थी बात, और पहले भी आपको पता होगी कि भी 0 और 20 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय, अनंत संख्याएं होती हैं। अनंत संख्याओं में हमने किसकी चर्चा की थी, हमने कहा था कि भी अनंत संख्याओं में कुछ परिमेय भी होंगी और क्या हो जाएंगी, कुछ अपरिमेय भी होंगी। तो संख्या रेखा पर हम किस किस संख्याओं की बात करते हैं, संख्या रेखा पर हम सभी प्रकार की संख्याओं की चर्चा कर रहे होते हैं। तो भाई हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा भी अनंत संख्याएं होंगी कैसी, एक बच्चे ने हमसे पूछा कि भाई संख्या रेखा पर आप चर्चा कर रहे हो कि अनंत संख्याएं होंगी, कैसे होंगी, तो हमने कहा 0 से बड़ा आपका 0.5 होता है। बोले हाँ जी होता है। हमने कहा 0.51, हमने कहा 0.5010 लिख लो, हमने कहा 0.5001 लिख लो, हमने कहा 0.500001 लिख दो। ठीक है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप अनंत संख्याएं लिख सकते हो। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, आप कहेंगे सर ये तो अनंत संख्याएं हो जाएंगी, और अनंत संख्याओं में चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय किसी भी रूप में वो संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपकी परिमेय संख्या, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि ये दशमलव के कुछ स्थानों के बाद क्या हो जाती है, कुछ स्थानों के बाद ये शांत हो जाती है, तो ये शांत दशमलव वाली भिन्नें हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इन सब की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, हमने अभी तक क्या क्या चीजें देखी, हमने यहाँ पे बोला कि भाई परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं में आपकी क्या आती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी ये रही प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आती हैं 0 1 2 3, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर आपके ये नेगेटिव आते हैं, तो ये आपके इधर क्या हो गई, आपकी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं आपकी कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। अपरिमेय संख्याएं हमने क्या कहा,
अपरिमेय संख्याएं, आप देखो परिमेय संख्याएं हमने कहा प्राकृतिक संख्याएं आपने प्रदर्शित कर ली, और जीरो अगर ये पूर्ण संख्याएं भी प्रदर्शित कर ली संख्या रेखा पर, नेगेटिव मतलब ये पूर्णांक भी आ जाएंगे। तो हमने 1 2 3 नेगेटिव नंबर्स भी हमने प्रदर्शित कर लिए, जीरो भी प्रदर्शित कर लिया हम, मतलब सारी की सारी संख्या। क्या पी बटा क्यू के रूप वाली संख्या, बोले 1/2, 1/2 भैया जीरो और 1 के बीच में क्या होता है 1/2 होता है। लो भाई 1/2 भी हमने प्रदर्शित कर लिया, बिल्कुल बीचों बीच में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो भी पी बटा क्यू के रूप वाली संख्याएं भी हमने प्रदर्शित करना सीख लिया है पिछली क्लासेस में। अब फिलहाल हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। और ये जो आपकी √2 है वो कैसी है, आपकी अपरिमेय संख्या, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए एक बार हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या के लिए देखो मैं अगर कहूँ कि भाई √2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो इससे पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए जो है इससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा आपको, और कैसा त्रिभुज है ये भी आप सब जानते होंगे कि भाई ये जो त्रिभुज है वो आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होता है ये थीटा हो जाएगा, और इसे हम क्या बोल देंगे भाई, जो थीटा एंगल बनता है वो कर्ण और आधार के बीच में बनता है, और ये वाली चीज़ आपकी क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। इतनी बातें आप सब जानते होंगे, और जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस ने कहा था कि अगर भैया आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ये वाली जो चीज़ हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी। ठीक, क्लियर है इतना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, संख्या रेखा पर आपको √2 प्रदर्शित करना है। तो भाई आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, इस आधार को 1 यूनिट मान लो, इस लंब को 1 यूनिट मान लो, तो ये कर्ण जो हो जाएगा वो आपका √2 हो जाएगा। बोले सर कैसे, हमने कहा ये वाली चीज़ देखो, अभी आपने क्या किया, आधार 1 बोला, बोले हाँ जी बोला, 1 स्क्वायर हो जाएगा, लंब 1 बोला, बोले हाँ जी 1 बोला, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका कर्ण का स्क्वायर ही तो है, कर्ण का स्क्वायर है 2। हमने कहा कर्ण का स्क्वायर अगर आपका 2 आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अगर आपका 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें वर्गमूल लेना है दोनों तरफ, क्योंकि हमें तो केवल और केवल कर्ण की लंबाई पता करनी है। तो स्क्वायर से √, हट जाएगा, केवल और केवल बचेगा कर्ण, और कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, √2 के बराबर। और यही बात हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आई। ठीक है, मैं इसको अब एक बार क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज़, हाँ एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि भाई आपकी जितनी भी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे आपने कहा √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √6 हो, आप किसी भी संख्या को प्रदर्शित करना चाहते हैं, ठीक है, संख्या रेखा पर, तो आपको क्या आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा √m, तो √m है तो आपको संख्या रेखा पर √m-1 प्रदर्शित करना आना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, m की यहाँ पे m, यहाँ पे √2, मतलब m की जगह पे कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो आप क्या कहोगे, √2-1 कहोगे, और √2-1 का मतलब क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। √1 का मतलब आपको एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आना चाहिए। अगर एक आता है तो आप √2 भी कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही √3 की अगर मैं चर्चा करूँ, √3 के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कहोगे 3-1 मतलब √2 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप √2 उस पर प्रदर्शित कर लोगे तो आप √3 भी कर लोगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, और आसानी से हम इन चीज़ों को कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर मुझे मतलब संख्या रेखा वाली लाइन जो खींचनी है उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक रूलर अपना ले लेते हैं, और रूलर को उठा के हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ पे ऐसे करके खींच दी। ठीक, ये हमने संख्या रेखा पर जाके लाइन खींच, मतलब एक लाइन खींच दी सीधी सादी सी। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लगा लिए, 0। ठीक है, अब 0 एक
स्थान आपने क्या कर लिया, अब आपको क्या करनी है, अपनी कंपास उठानी है। कंपास आपने उठाई, कंपास उठाने के बाद अपना कंपास आप यहाँ पे रखोगे और जितना चाहो उतना खोल सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक। ये आप जैसे ही यहाँ पे खोलोगे और उसके बाद ऐसे करके एक निशान लगा दोगे, ठीक। तो ये जो चीज़ मैंने अभी फ़िलहाल कितना खोला था इसको, तो हम कहेंगे कि भाई आपने जो खोला था ये 3.8 खोला है, तो मैं इसी को आगे जाऊंगा और यहीं पे 3.8 इसे रहने दूंगा और एक निशान और लगा दूंगा 3.8, तो ये एक यूनिट ये भी हो जाएगा, एक यूनिट। और ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको ज़रूरत है नहीं, तो हम कहेंगे कि भाई जो हमने ये निशान लगाया है ये कितने यूनिट पे होगा, ये 1 यूनिट पे होगा और इसको हम 2 बोल सकते हैं, ठीक है। 0 से 1 के बीच की दूरी को मैं कितना बोल दूंगा, 1 यूनिट बोल दूंगा, एक इकाई बोल दूंगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक। अगली चीज़ अब हमें क्या करना है भाई, ये वाली चीज़ हमने, ये 1 यूनिट वाली चीज़ हमने बना ली। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा। प्रोटेक्टर सभी को यूज़ करना आता होगा, इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोटेक्टर हो जाएगा और प्रोटेक्टर को आप प्रॉपर रखना सीख चुके हैं, तो फिर आप यहाँ पे ऐसे करके ये जो निशान है वो लगा देंगे, तो आपका एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 90 डिग्री का एंगल जैसे ही बन जाएगा, आप क्या करना, एक लाइन उठाना और इसको, इस पॉइंट को इससे मिला दो, या फिर इस वाली चीज़ को इस तरीके से ऐसे हम मिला सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक, इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब 0 से 1 के बीच में हमने इसे कितना बोला, तो आपने कहा जी 0 से 1 के बीच में आपने अभी ये कहा था कि ये 1 यूनिट है। 0 से 1 के बीच में आपने अभी कहा था कि ये 1 यूनिट है, तो हमने कहा ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट इसको मान लो 1 यूनिट। अब इसको मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें हमारी कंपास उठानी पड़ेगी और कंपास उठाने के बाद हमने यहाँ से एक नापा था कि भाई ये वाली जो चीज़ थी वो कितनी आ रही थी आपकी, 3.7 है, 7 या 8, ठीक है, 3.7 या 8 आप कह सकते हो, ये 3.7 है, 3.7 था, ठीक। अब आप कहाँ जाओगे, आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और इसको उठा के आप क्या कर दोगे, इस तरीके से ये निशान लगा दोगे, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, ये निशान लग जाएगा, ये निशान लग जाएगा। अब आपको क्या करनी है, अपनी लाइन उठानी है और यहाँ से इस तरीके से इसको खींच देना है, ठीक। ये जो लाइन आप खींच दोगे तो ये क्या थी आपकी, ये आपका 1 यूनिट था, ये भी आपकी 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक। ये 1 यूनिट था तो ये भी 1 यूनिट, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये। अब आप देखोगे आधार 1 यूनिट, लंब 1 यूनिट, तो आपका जो कर्ण बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2 यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ आपकी कितना एंगल था, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हमने बनाया ही था प्रोटेक्टर का यूज़ करके, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको बस एक चाप और लगा देना है और आपका सवाल जो था वो पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको जाके आप यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी और आप इस तरीके से एक जो निशान लगा देंगे ये, तो ये जो निशान लगाया यहाँ पे, इसको मैंने O बोला, इसको अगर मैं A बोल दूँ, इसको अगर मैं B बोल दूँ, ठीक है, तो आप O को केंद्र मानकर एक और B तक की डिस्टेंस भर के, OB डिस्टेंस भर के एक चाप लगाएंगे, जिसे हमने C पॉइंट अगर हमने कह दिया, तो OC जो हो जाएगा, O से लेके C तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी किसको प्रदर्शित कर रही होगी, √2 को प्रदर्शित कर रही होगी। आप कहेंगे सर कैसे, ये √2 कैसे हो गया, तो देखो ये चीज़ हमने जो चाप लगाया वो एक त्रिज्या को लेके ही तो बनाया, तो हम कहेंगे कि भाई अगर आप क्या करोगे, अगर आप इस चीज़ को बना रहे हो, तो मान लो हमने इस तरीके से ये हमारा सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, आप कहोगे हाँ जी ये सर्कल तो बन जाएगा। सर्कल बन जाएगा तो अगर ये वाली चीज़ इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आप कहोगे हाँ जी हो जाएगी। जब ये त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी तो त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जैसा था हम उसको वैसा ही कर देते हैं, ठीक है। इन जो चीज़ें थी एक्स्ट्रा हम उनको हटा देते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। ये आपका √2 है, संख्या रेखा पर आपने इस तरीके से प्रदर्शित करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमारा अगला क्वेश्चन जो है √3 है, ठीक है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, क्या आपको लेनी है एक लाइन,
ठीक, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, संख्या रेखा पर एक लाइन हमको खींचनी है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली संख्या रेखा पर। ठीक, संख्या रेखा पर लाइन खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट लगा लेना था, एक निशान लगा लेना था कि भाई इसको आप 0 बोल दो। ठीक, फिर मैंने कहा था कि भाई आप क्या करोगे, कंपास उठाओगे, और कंपास जब उठाओगे यहाँ से यहाँ तक की, इसको 1 यूनिट कह दोगे। चलो 3.6 है, इसको आप एक, ये कितना है 3.6 है, इसको आप 1 यूनिट कह दोगे। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपने ये निशान लगा लिए, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1, और ये आपका हो गया 2। अच्छा हाँ, √3 से पहले हम सोचना क्या पड़ेगा, हमने कहा √3, √3 आप कहोगे तो √3 के लिए हमने कहा था 3 में से 1 घटा लो, कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो आपको √2 ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो √2 आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर मैंने कहा 0 से 1 के बीच में √2 ड्रॉ करना तो आता ही है, अभी हम सीख चुके हैं। ठीक है, 0 से 1 की हमने चर्चा कर ली थी, अब हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे, 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना देंगे जी, 90 डिग्री का आप एंगल बना देंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपको क्या कर लेनी है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से आपको जाना है और इस तरीके से वो आपकी लाइन हो जाएगी। ठीक है, कितनी भी लंबी लाइन आप खींच सकते हो। फिर क्या करोगे आप, फिर आपको अपना कंपास उठाना है और फिर आपको याद रखना होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमने कितनी डिस्टेंस ली थी, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो थी 3.6। तो हमने कहा यहाँ पे चले जाओ, इसको आप केंद्र मानोगे और जाके इस तरीके से 3.6 जो है डिस्टेंस वो ले लेनी है। ठीक, 3.6 आपकी जो है डिस्टेंस वो आपको ले लेनी है और इस तरीके से आपको ये निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप फिर उसके बाद इस चीज़ को ऐसे मिला दोगे। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर हमने कहा कि भाई ये वाली चीज़ आपकी O पॉइंट हो, अगर ये वाला पॉइंट आपका क्या हो, O पॉइंट हो, इसको आपने A बोला, इसको आपने B बोला, तो O से A तक की डिस्टेंस आपने 1 यूनिट बताई, A से B तक की डिस्टेंस आपने 1 यूनिट बताई, तो O से B तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी कंपास उठा लेनी है। कंपास आप उठाओगे, कंपास उठाने के बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ें अभी हमने पिछले सवाल में की हैं डिट्टो वही चीज़ करनी है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, √2। √2 ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हमने B बोला था, इसको अगर हम C पॉइंट बोल दें, ठीक है, इसको हम क्या कह दें, C पॉइंट बोल दें, तो O से C तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी इसको आप क्या कह दोगे, √2। तो हमने क्या सीखा था, हमने कहा था कि √3 को प्रदर्शित करना है तो आपको √2 आना चाहिए, √2 आपने बना लिया। ठीक है, √2 जब आपने वैल्यू निकाली, अब आपको क्या करना था, अब आपको यहाँ से √2 ये वाली चीज़ है, यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ से चांदा उठाओगे और चांदे को उठा के हम इधर ले चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा और रोटेट करते हैं, प्रॉपर इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम एक निशान लगा देंगे कि भाई 90 डिग्री का हमको तो एंगल बनाना है, तो ये रहा 90 डिग्री का एंगल और इसका यूज़ ख़त्म। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते थे, 1 यूनिट की अपनी डिस्टेंस ले लेते थे। 1 यूनिट की डिस्टेंस के लिए आपको पहले तो आपको 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर देना है, ये वाली चीज़ आपकी इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक, फिर आपको अपनी कंपास लेनी है और कंपास से क्या कर देना है, 1 यूनिट डिस्टेंस आपको ले लेनी है। 1 यूनिट डिस्टेंस का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी 1 यूनिट हो जाएगी, 3.6। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जाओगे, इस पॉइंट को यहीं पे रखोगे, 3.6 आप कह दोगे। ठीक है,
और आपको एक निशान लगा देना है इस तरीके से 3.6 पे ये निशान आपका लग जाएगा। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पे खींच देनी थी, ठीक, ये वाली चीज़। तो ये वाली लाइन अब आपको किस किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही होगी, आप कहेंगे सर ये वाली लाइन तो √3 हो जाएगी। हमने कहा क्यों, ये √2 है और ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, ये आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट अभी हमने लाइन खींची थी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगी। अब √3 अगर ये वाली चीज़ हो जाएगी तो आपको अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप आपका ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे अपनी प्रकार रखनी है, ठीक, और यहाँ तक की डिस्टेंस आपको इसमें भर लेनी है और फिर एक इस तरीके से आपको चाप लगा देना है। और जो चाप बनेगा वो किसको प्रदर्शित कर रहा होगा, आप कहोगे सर ये वाली जो चीज़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। इसको अगर आपने डी पॉइंट बोला है तो, ठीक है। तो ओडी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3। तो इस तरीके से आपको ये जो डायग्राम है वो बना लेना है। √2 की अगर मैं बात करूँ ना सर, √2 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सही √2 का मतलब तो 1.41421 इस तरीके से कुछ होता है, और ये कहाँ तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक चला जाता है। ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। √3 की वैल्यू कहें, ये आपका क्या हो जाएगा 1.732, ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं कहूँ O से A तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है, O से A तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है, O से C तक की डिस्टेंस 1.4121 और मतलब 1.41 मान लो, या हाँ 41 मान लो, 1.41 यूनिट है। और यहाँ पे अगर हम कहें √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73 यूनिट है, ठीक है। O से D तक की यूनिट कितनी हो जाएगी, 1.73, ठीक है। तो ये आपको वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण आपको कुछ इस तरीके से करना था, ठीक है। इसके बाद जो हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल क्या था हमारा, पहला सवाल है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा था फिर वो डिलीट हो गया। पहला क्या था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको हम कैसे कर रहे होंगे, हमने कहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है सर, अपरिमेय संख्या आपकी क्या होती है, देखो पहले हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं। सर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपने कहा था कि भी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो होती हैं, वो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह से मिलकर बनी होती हैं, मतलब उसमें परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्याएं कह देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, आपकी हर एक जो अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक होगी, ये वाली बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, एक वेन डायग्राम के थ्रू हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ और मैं कहूँ कि भाई ये जो सर्कल है, इसमें ये जो सर्कल है ये वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अंदर जितनी भी मैं संख्याएं लिखूंगा वो क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक। मैंने कहा वास्तविक संख्याएं होंगी तो इनमें से जो कुछ संख्याएं होंगी वो या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। मैंने कहा मैंने यहाँ पे कहा, मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, ये अपरिमेय संख्याओं के लिए हम यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दी भाई, इसमें हम अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे सर, इसमें हम लिख देंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो हमने कहा वास्तविक संख्या आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं में अपरिमेय और परिमेय दोनों आती हैं। तो उन्होंने कहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो भाई अपरिमेय संख्या आपकी क्या है, हर एक अपरिमेय जो संख्या हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वास्तविक संख्या तो होगी होगी, क्योंकि हमें इस डिब्बे के अंदर हमें क्या लिखनी है, वास्तविक संख्या। यहाँ से ऊपर हमें कितनी लिखनी है, अपरिमेय संख्या, और यहाँ से नीचे हमें क्या लिखनी है, परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे
आप यहाँ पे ये वाली बात लिख सकते थे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन कैसा है? पहली बात तो आप कहोगे सत्य बात है, बिल्कुल सत्य कथन है। बोले कारण भी बता दो, भी सत्य है तो हमें कारण भी तो बता दो। तो हमने कहा भी कारण ये है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? उनमें परिमेय, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक होती हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही होता है, या फिर सेट होता है, या फिर समुच्चय आप बोल सकते हो। तो वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं इसमें रख दो और प्लस सभी अपरिमेय संख्याएं इसमें रख दो, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या आएगी। और वो वास्तविक संख्या आपकी चाहे अपरिमेय है तो हमने ये कारण उनको दे दिया। आप ये वाली बात लिख सकते हो, ठीक है, कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो किसका उदाहरण होती है? वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि भी संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां अंडर रूट एम क्या है? आपकी एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां पर m क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो हम कहेंगे कि भाई संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो ये संभव नहीं है। ठीक है, हमने कहा भी जो संख्या रेखा है उस पर आपका 1 भी मिलेगा, आपको 2 भी देखने को मिलेगा, आपको 3 मतलब पॉजिटिव संख्याएं भी मिलेंगी, निगेटिव संख्याएं भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, निगेटिव संख्याएं भी आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन हर एक जो संख्या है, हाँ, क्या हो जाएगा? ये वाली बात हम क्या कर दे रहे हैं? असत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु हो जाएगा वो किसके रूप का हो जाएगा? तो आप कहोगे प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो हम क्या कह देंगे भी एम क्या है? आपकी एक प्राकृत संख्या है। एम प्राकृत संख्या का मतलब क्या है? एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बोले संख्या रेखा है क्या? भाई ये संख्या रेखा है और इस पे क्या है? बहुत सारे बिंदु होंगे, यहाँ 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 इस तरीके से बहुत सारे बिंदु होंगे। ठीक है, पॉजिटिव भी होंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव बिंदु भी होंगे। ठीक, सवाल में क्या पूछा गया? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। बोले इस संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट हों वो किसके रूप के होंगे? आप कहोगे सर अंडर रूट एम के रूप में होंगे। और अंडर रूट एम है क्या? एम की वैल्यू क्या है? एम की जगह पे आप 1 रख सकते हो, मतलब या तो 1 होगा या अंडर रूट 2 हो जाएगा, मतलब ये अपरिमेय संख्या होगी, ये हो सकता है, या अंडर रूट 3 हो सकता है, या अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो सकता है। कुछ ना कुछ जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होगा। ठीक है, जहां एम एक प्राकृत संख्या। तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, इस पे पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, इस पे निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, लेकिन हर एक संख्या वर्गमूल के रूप की हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कारण क्या लिख देंगे? ये हो तो असत्य जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका कारण क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, लेकिन इसका कारण क्या हो जाएगा? प्रत्येक संख्या प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल संख्या हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने क्या कहा कि भाई आपको संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का है,
होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे भी प्राकृत संख्या है, ठीक है। आपका संख्या रेखा पर सब तरह की संख्याएं होती हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ये वाली बात कह दे कि प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल संख्या हो, तो भाई ये वाली बात तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल संख्या हो ये संभव नहीं है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या आप कहोगे कि भाई अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, अभी हमने देखा था वास्तविक संख्या आपकी कैसी होती है, वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आपका क्या आती है, परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, ठीक। अगर कोई हमसे पूछता कि भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ठीक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम कहेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। हर एक जो वास्तविक संख्या हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, हर एक परिमेय संख्या जो हो जाएगी वो आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। हमने कहा हर एक अपरिमेय संख्या, अगर आपने किसी ने कहा कि हर एक अपरिमेय संख्या जो हो जाएगी वो वास्तविक संख्या है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, हर एक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो जाएगी। लेकिन हर एक वास्तविक संख्या परिमेय ही हो या हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, ये दोनों के दोनों कथन कैसे हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे भी यही बात लिखनी पड़ेगी, ये बिल्कुल उसी बात के अपोजिट बात कह दी, तो हम कहेंगे ये वाली बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। कारण क्या हो जाएगा, कारण आप यहाँ पे कोई भी कारण बना के भी दे सकते हो, या फिर ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि भी जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, और उनमें क्या होता है, तो अतः कोई भी वास्तविक संख्या जरूरी नहीं कि वो अपरिमेय ही हो, परिमेय भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, हमने कहा कि भी ऐसा मान लो 5, हमने कहा 5, बोले 5 क्या एक वास्तविक संख्या है, हम कहेंगे हाँ जी 5 एक वास्तविक संख्या है। हमने जितनी भी संख्याएं आज तक पढ़ रखी हैं वास्तविक ही पढ़ रखी हैं, ठीक, 5 वास्तविक संख्या है। हमने कहा 5 संख्या है कैसी, तो आप कहोगे सर 5 परिमेय है, ठीक। इनके हिसाब से क्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए थी, तो भाई ये यहीं पे गलत हो गए। तो हमने कहा भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया 5, और 5 क्या है, 5 एक वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक संख्या तो है, किंतु अपरिमेय नहीं है। अतः उपरोक्त कथन असत्य है, ठीक है। उन्होंने कहा है प्रत्येक, तो हमने कहा भैया हमारे सामने तो एक एग्जाम्पल 5 ले लो, भाई 6 ले सकते थे, 7 कोई भी संख्या ले सकते थे, लेकिन हमें इतने से ही उनको क्या मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, और आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि भाई क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। हमने कहा धनात्मक पूर्णांक के बारे में तो बता दो पहले कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो आप कहोगे सर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, तो आप कहोगे सर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या नहीं। आप कहोगे जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं जो हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बचपन से हमने गिनतियां सीखी हैं 1 2 3 4, बचपन से गिनती कही या नहीं, हमने कहा गिनती कहना सुना हो, गिनती सुना हो, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, हमने कहा ये तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता रहे हो, और वही धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो बोले धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, आप क्या करोगे, वर्गमूल निकाल दो, आप वर्गमूल निकाल लो, सारे के सारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल आप यहाँ पे निकाल दो। लो भैया धनात्मक पूर्णांकों के आपने क्या कर दिए, वर्गमूल आप निकाल दोगे। बोले अंडर रूट 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अंडर रूट 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1.41421, इस तरीके से हो जाएगा 1.73
2 हो जाएगा और अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऐसे अंडर रूट 5 का कितना हो जाएगा 2.25 के करीब हो जाएगा, 2.236 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये आपके क्या हो जाएगा, हमने सारे के सारे वर्गमूल निकाल दिए। वर्गमूल निकाल दिए भाई, वन आपने निकाला, क्या ये परिमेय रूप का है? आप कहोगे नहीं सर, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, परिमेय के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे वन प्रेजेंट करा दो। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो वो संख्याएं परिमेय कहलाती हैं। तो ये परिमेय हो गई। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली भी चीज़ भी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, सारी की सारी ये इनफाइनाइट तक जाती हैं और ये क्या हो जाएंगे आपके अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। ये आपकी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। हमने पहले धनात्मक पूर्णांक देखे, फिर हमने उनका वर्गमूल सबका निकाला। वर्गमूल अपरिमेय तो नहीं है, कुछ तो परिमेय आ रहे हैं भाई, कुछ क्या आ रहे हैं, परिमेय आ जा रहे हैं, कुछ परिमेय आ जा रहे हैं। ठीक, तो ये वाली बात इनकी सही लग रही है, तो हम कहेंगे कि भाई ये वाली बात बिल्कुल गलत है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे दो। हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का वर्गमूल आप निकालोगे 2 आएगा और 2 एक आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से आप अपना कारण लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखो, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखो अंडर रूट 5 को निरूपित